नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अनुदेशक मुख्य परीक्षा 2022 का विज्ञापन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम इस विज्ञापन को देख लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के वीडियोस उपलब्ध हैं। इसके साथ ही इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी के वीडियोस भी उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं इस विज्ञापन को जो कि जारी किया गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, यह विज्ञापन जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 2, परीक्षा 2022, अनुदेशक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021-3। देखिए, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि है 18 जनवरी 2022। अर्थात इस परीक्षा के लिए, अनुदेशक पद के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कब से शुरू होंगे? 18 जनवरी 2022 से। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 8 फरवरी 2022। क्या है अंतिम तिथि? 8 फरवरी 2022। इसके साथ ही आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वह है 15 फरवरी 2022। ठीक है, 15 फरवरी 2022 तक आप आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई करने से पहले आप एक बार विज्ञापन को जो है पूरा पढ़ लें, जो विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, उसके बाद ही आप जो है अप्लाई करें। अब विज्ञापन में दी हुई जो जानकारी है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है विशेष कथन, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी 2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी बैंक से फीस शुल्क का समायोजन 8 फरवरी 2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 15 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। ठीक है, जो अनुमन्य विवरण है उसको संशोधित भी कर सकता है अभ्यर्थी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 2, परीक्षा 2022, अनुदेशक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021-3 के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशक के कुल रिक्त 2504 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो अनुदेशक के कुल कितने रिक्त पद हैं? 2504 जो है रिक्त पदों के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या जानकारी दी हुई है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अनुदेशक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021-3 हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि पीईटी की परीक्षा जिन अभ्यर्थियों ने दी है और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जिन अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड जारी किया गया है वही जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम क्या जानकारी दी हुई है। देखिए, अप्लाई करने से पहले आप एक बार विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरा विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। यहाँ लिखा हुआ है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है, अर्थात ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। ओके, आवेदन की प्रक्रिया। ठीक है, ये आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन, अर्थात एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ लिखा हुआ है अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पीईटी 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प
उपलब्ध कराए गए हैं। पहला विकल्प है व्यक्तिगत विवरण के साथ अर्थात थ्रू पर्सनल डिटेल्स, और दूसरा जो विकल्प है वह है OTP के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से? OTP के माध्यम से। आगे आवेदन अर्थात एप्लीकेशन, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। लिखा हुआ है इस भाग में लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को PET 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, ठीक है, और अन्य सूचनाएं यहाँ पर जो दी हुई हैं आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस या नो विकल्प का चयन करेगा। तदुपरांत बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र, जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबंधी विवरण आदि अंकित करेगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक पढ़ लें तथा योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसमें आगे और जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा जो जानकारी दी हुई है। इसके बाद फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अर्थात फ़ोटो एंड सिग्नेचर से संबंधित जानकारी दी हुई है। फिर अदर डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता यदि कोई हो तो के संबंध में यस या नो विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी को एक डिक्लेरेशन से सहमत होना होगा। ठीक है, आगे डिक्लेरेशन यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, अर्थात डिक्लेरेशन के संबंध में जानकारी दी हुई है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद फीस शुल्क जमा करना तथा आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया के बारे में यहाँ जानकारी दी हुई है। इसके बाद आवेदन फीस शुल्क, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित फीस शुल्क का विवरण निम्नवत है। तो अनारक्षित या सामान्य श्रेणी के लिए जो आवेदन शुल्क है वह है 25 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के लिए 25 रुपये, अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए भी 25 रुपये है, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लिए भी 25 रुपये और विकलांगजन हेतु भी 25 रुपये आवेदन शुल्क है। आगे लिखा हुआ है एक से अधिक व्यवसायों के सापेक्ष आवेदन करने की स्थिति में भी अभ्यर्थी को केवल एक बार ही ऑनलाइन प्रक्रिया फीस या शुल्क का भुगतान करना होगा। ठीक है, यदि एक से अधिक व्यवसायों के सापेक्ष आवेदन करता है अभ्यर्थी तो भी जो है अभ्यर्थी को केवल एक बार ही ऑनलाइन प्रक्रिया फीस या शुल्क का भुगतान करना होगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार फीस या शुल्क देय होगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ कि अभ्यर्थियों के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्धारित फीस शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI के ई-चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित फीस शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों का आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उनके द्वारा फीस शुल्क का जो है फीस या शुल्क भुगतान की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है। ओके, आगे देखिए यहाँ पर क्या जानकारी दी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। ठीक है, इसके संबंध में जो प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित तिथियों तक अवश्य सुनिश्चित कर लें। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आवेदन पत्र में संशोधन, इसके संबंध में देखिए यहाँ पर क्या जानकारी दी हुई है। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी
आवेदन फीस शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर पीईटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी संबंधित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करेगा। तदुपरांत अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक OTP वन टाइम पासवर्ड जाएगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फॉर्म प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरण को ही संशोधित कर सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो नीचे जो है यह विवरण दिया हुआ है, इन विवरण में ही जो है संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आवेदन पत्र में संशोधन, इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 तक ही अनुमन्य है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा और ना ही इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अधिकतम 3 बार ही संशोधन कर सकता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अधिकतम 3 बार ही संशोधन कर सकता है अभ्यर्थी। ठीक है, इसके बाद पदों का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, ये सारणी दी हुई है, देख सकते हैं आप। लिखा हुआ है विभाग का नाम प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश, पद का नाम अनुदेशक, वेतनमान दिया हुआ है। ठीक है, अनारक्षित श्रेणी के 1042 पद हैं। देखिए, अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो अनारक्षित श्रेणी के 1042 पद हैं। अनुसूचित जाति की श्रेणी के 526 पद हैं। अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के 44 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के 681 पद हैं और EWS श्रेणी के अंतर्गत 211 पद हैं। कुल पद हैं 2504 और आगे लिखा हुआ है स्थायी और अस्थायी। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि उपर्युक्त सारणी 1 में श्रेणीवार पदों का विवरण विभाग द्वारा विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशकों हेतु अवधारित रिक्तियों के अनुसार रखा गया है। विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशकों हेतु रिक्तियों का विवरण व्यवसायवार का उल्लेख विज्ञापन के संलग्नक 1 में किया गया है। ओके, ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ कि यदि अभ्यर्थी एक से अधिक व्यवसाय के लिए वांछित अर्हता धारण करता है या करती है तथा एक से अधिक व्यवसाय हेतु आवेदन करने हेतु इच्छुक हैं तो उसके द्वारा आवेदन के भाग 2 में तदनुसार अपने वरीयता क्रम को अंकित करते हुए व्यवसायों का चयन किया जा सकता है। इस हेतु कोई अतिरिक्त आवेदन शुल्क या फीस देय नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो यदि आपके पास वांछित अर्हता है तो आप जो है एक से अधिक व्यवसाय के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए कोई अतिरिक्त आवेदन शुल्क या फीस देय नहीं होगी, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को आवेदन करते समय आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंधित शैक्षिक अर्हता धारित यस या नो करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों, अध्यादेशों, शासनादेशों में निर्धारित नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट या बढ़ सकती है। इसके बाद क्षैतिज आरक्षण का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है उपर्युक्त सारणी 2 में क्षैतिज आरक्षण के पदों का विवरण विभाग द्वारा विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशकों हेतु अवधारित रिक्तियों के अनुसार रखा गया है। ठीक है, आगे इसमें और भी जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं पूरा। इसके बाद अनिवार्य अर्हता, ओके, शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता लिखा हुआ है कि अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित अर्हताएं धारित करना आवश्यक है, जिसे अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है। तो पहली अर्हता क्या है? लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। ठीक है, नंबर 2, परिशिष्ट के स्तंभ 4 संलग्न 2 में यथाविहित विभिन्न व्यवसायों विषयों के लिए अर्हताएं अवश्य धारित करता हो। इसके बाद नंबर 3 पर जो अर्हता दी हुई है वह है DGT के अधीन
विभिन्न व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र और अन्य अर्हता यदि कोई हो जो परिशिष्ट के स्तंभ 4 में विहित हो धारित करना आवश्यक है। इसके बाद अनुभव के बारे में जानकारी दी हुई है कि सेवा में अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट संलग्नक 2 के स्तंभ 4 में यथाविहित कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। कोई औद्योगिक अनुभव होने की स्थिति में उद्योग के लिए सरकारी नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत होना और विधि मान्य TAN संख्या होना आवश्यक है। संस्थाओं से अनुभव होने की स्थिति में अभ्यर्थी के पास अंतिम परिणाम घोषित हो जाने और तकनीकी अर्हता की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात किसी ख्याति प्राप्त संस्था या महाविद्यालय से सुसंगत क्षेत्र में अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव आवश्यक है। ओके, आगे लिखा हुआ है अनुभव प्रमाण पत्र में कार्य की प्रकृति, कार्य की अवधि और अभ्यर्थी के लिए सन्नत वेतन अंतर्विष्ट होना आवश्यक है। इसके बाद यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद अधिमानी अर्हता दी हुई है कि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इसके बाद आयु सीमा के बारे में जानकारी दी हुई है। लिखा हुआ है अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो। तदनुसार आयु गणना की निर्णायक तिथि 1 जुलाई 2022 है। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में आगे और भी जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर आरक्षण के बारे में जानकारी है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद चयन का आधार लिखित परीक्षा, ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरी जानकारी जो यहाँ पर दी हुई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक और फोरमैन अनुदेशक सेवा नियमावली 2021 के भाग 5 भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सीधी भर्ती की प्रक्रिया 16 का के अनुसार अनुदेशक पद पर सीधी भर्ती समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह गा के पदों के सीधी भर्ती रीति और प्रक्रिया नियमावली 2015 के अनुसार की जाएगी। आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि सीधी भर्ती हेतु चयन करने में पात्र अभ्यर्थी की योग्यता सूची उपनियम 1 को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार तैयार की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को CITS परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20% अंक प्रदान किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है यहाँ पर। आगे लिखा हुआ है कि खंड का के अधीन मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात चयन प्राधिकारी लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। यदि किसी व्यवसाय हेतु 5 गुना से अधिक अभ्यर्थी पात्र पाए जाएं तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से 5 गुना अधिक होगी। ओके फ्रेंड्स, इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थियों की योग्यता सूची उनके द्वारा उपनियम 2 के खंड का के अधीन प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर पृथक रूप से तैयार की जाएगी। आगे लिखा हुआ कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों का 80% अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 80% अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ है उपनियम 2 के खंड का के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उसके द्वारा उपनियम 2 के खंड खा 2 के अधीन प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम सूची तैयार की जाएगी। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उपनियम 2 के खंड खा 2 के अधीन उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। यदि 2 या 2 से अभ्यर्थी भी उपनियम 2 के खंड खा 2 के अधीन बराबर बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है, उसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में यथा समय सूचित किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट लिखा हुआ कि यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की
संख्या अत्यधिक होने पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ओके फ्रेंड्स, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिए हुए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप जो विज्ञापन है, विस्तृत विज्ञापन, इसको पूरा एक बार ध्यान से पढ़ लें, इसके बाद ही आप अप्लाई करें। देखिए दोस्तों, विज्ञापन में संलग्नक भी दिए हुए हैं। एक संलग्नक दिया हुआ है जिसमें कि व्यवसायवार पदों का विवरण दिया हुआ है, लंबवत व क्षैतिज आरक्षण सहित, और दूसरा जो संलग्नक है उसमें व्यवसायवार शैक्षिक योग्यता दी हुई है, न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, आरक्षण संबंधी विभिन्न प्रारूप भी दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, इसके यहाँ पर जो है संलग्नक दिया हुआ है जिसमें कि व्यवसायवार जो है पदों का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यह संलग्नक है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021-3 का संलग्नक 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेड दिए हुए, ट्रेड के नाम जैसे फिटर, वेल्डर, ठीक है, और अन्य जो ट्रेड हैं उनके नाम दिए हुए हैं, और अर्थात व्यवसाय, और उनके सामने जो कुल रिक्त पद हैं वह दिए हुए हैं, और उसके बाद फिर जो है लंबवत आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण के अनुसार जो है वह पदों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और इसके बाद देखिए आगे क्या जानकारी दी हुई है। ये देखिए दूसरा यहाँ पर संलग्नक एक यह दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021-3 का संलग्नक 2 लिखा हुआ है। फोरमैन अनुदेशक तथा अनुदेशक का कुल स्वीकृत पद और विभिन्न व्यवसायों विषयों हेतु अनुदेशक पद की प्राविधिक अर्हताएँ निम्नानुसार होंगी। ठीक है, जैसे फिटर है, वेल्डर है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर न्यूनतम तकनीकी अर्हताएँ दी हुई हैं और कुल स्वीकृत पद भी दिए हुए हैं व्यवसायवार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर जितने भी व्यवसाय हैं कुल, उन सभी व्यवसायों के सापेक्ष जितने जो कुल पद हैं और जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है वह यहाँ पर दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार दोस्तों अप्लाई करने से पहले आप पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यदि आपके पास न्यूनतम जो शैक्षिक अर्हता है वह हो, ठीक है, आयु सीमा आप देख लें, उसके बाद ही जो है आप अप्लाई जो है कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स यह थी महत्वपूर्ण जानकारी, और जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए, राजस्व लेखपाल के पद के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।